जय हिंद दोस्तों। आईएएस टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी को आपने बहुत प्यार दिया। इस सीरीज को हम एथिक्स की कॉपी कर रहे थे, जिसमें ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जीएस आईएएस टॉपर्स की हिंदी माध्यम रवि कुमार सिहाग 18th रैंक इन्होंने पाकर टॉपर आईएएस बने थे। ठीक है, हमने इनकी जीएस की कॉपीज, एसए की कॉपीज देखी और आज हम एथिक्स की कॉपी का तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने जो प्यार दिया है उसको देखकर सच में मुझे लगा था, पता नहीं ये आप सही से इसको पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, आपको सच में समझ में आया कि आंसर राइटिंग की कॉपीज देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। ये सब हम लेक्चर में कर चुके हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और अगर हम देखें इंग्लिश माध्यम की तो वह आप कमेंट करेंगे तो वह भी हम करा देंगे। और किस टॉपर की आपको आंसर राइटिंग की कॉपी चाहिए वह भी कमेंट में बताइएगा, हम वह भी लाएंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखे थे, आज 8वां क्वेश्चन करना है। इसका फायदा यह है कि कैसे टॉपर्स लिखकर टॉपर बने हैं, उन सब की कॉपीज से आपको पता चलेगा आपको क्या लिखना है, कैसा लिखना है, कितना लिखना है, और उसका जो दायरा है ना, कहाँ से चीजें उठानी चाहिए। जैसे मैंने पिछली कई वीडियोज में बताया, ये 6ठी या 7वीं 8वीं वीडियो है कुछ। ठीक, अगर जीएस से सब मिला लें तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि देखो कैसे एक ही चीज को कई जगह पे यूज कर रहे हैं ये लोग। ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसको कितनी जगह हम यूज कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एस्से तो हिंदी माध्यम के लिए रामबाण शामिल होता है। ऑप्शनल, एस्से और एथिक्स, ये तीनों रामबाण है। तो हमने एथिक्स की भी करा दी, एस्से की भी करा दी। हिंदी माध्यम की, हिंदी साहित्य की जो कॉपी आप कमेंट करेंगे किस टॉपर की कॉपी आपको देखनी है। चलिए, खेल नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो पुराने लोग जान गए, सबसे पहले तो हम खेल नैतिकता क्या है ये बताएंगे। फिर कह रहा है, नैतिकता के अभाव में किसी भी खेल को एक देशपूर्ण द्वंद्व बनने में देरी नहीं लगेगी। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हम इंग्लिश में भी चीजें अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में कई बार चीजें चेंज होती है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है किसको, ये भी देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा। तो पहले तो खेल नैतिकता क्या होती है ये बताएंगे। खेल नैतिकता से तात्पर्य है कि किसी भी खेल को खेलते समय उन नैतिक मानकों का पालन करना जो खेल और स्वयं खिलाड़ी, अन्य खिलाड़ियों एवं खेल से जुड़े सभी हितधारकों के कल्याण से संबंधित है। केवल खेल नहीं, केवल खिलाड़ी नहीं, बल्कि जितने भी हितधारक हैं सबकी बातें यहाँ पर की गई हैं। खेल नैतिकता का मतलब क्या है? पहली बात तो निष्पक्षता हो, आप निष्पक्ष होकर खेलें, किसी एक की तरफ ना बह जाएं। फिर खिलाड़ी में क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए, खिलाड़ी के प्रति सम्मान होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, निर्णयों का सम्मान होना चाहिए। कई बार होता है कि कोई मान लो क्रिकेट में किसी बॉलर ने कोई अलग प्रकार की गेंद फेंकी। अब आप क्रिकेट की में जो कैप्टन है, आप वह कैप्टन का रोल अदा कर रहे हैं। अब आपने कहा यार ये बॉल नहीं फेंकनी चाहिए थी, ऐसे बॉल पे तो वो छक्का लग गया। तो अब उसे नहीं पता था ना कि छक्का लग जाएगा, तो उसके निर्णयों का सम्मान भी होना चाहिए। अंपायर के बारे में निष्पक्षता होनी चाहिए, गैर पक्षपात होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछली वीडियोज में बता चुके हैं, वस्तुनिष्ठता क्या होती है। अन्य हितधारकों की भी नैतिकता होनी चाहिए। किसी भी खेल में नैतिक मानकों के अभाव में निम्न परिणाम होंगे। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर नैतिक मानक ना हो तो क्या क्या परिणाम होंगे इसके अभाव में, क्यों नैतिक मानक आवश्यक है। तो स्पोर्ट्समैनशिप के बजाय गेम मैनशिप की भावना आ जाएगी। अब दोनों में अंतर क्या है ये आपने पढ़ा होगा। जीतने के लिए साधनों की पवित्रता। अब देखो, साध्य और साधन कल भी हमने देखा था, ये कितनी जगह ये यूज कर रहे हैं। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है, ये महात्मा गांधी जी कहकर गए थे। इस लाइन को आप कई जगह यूज कर सकते हैं। नियमों को तोड़ने का प्रयास मौका ही मिलते किया जाएगा। तो अब नियम तोड़ेंगे लोग अगर ऐसा नहीं है तो। रेफरी का सम्मान, दर्शकों के प्रति सम्मान की भावना का अभाव होगा अगर नैतिक नियम नहीं फॉलो किए जाते हैं तो। दूसरी टीम के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी समझा जाए, न शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाए। जैसे कई बार राजनीति में भी कहा जाता है कि हम प्रतिस्पर्धी, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम शत्रु नहीं है। इन्हीं कारणों से खेल में डोपिंग, आप जानते हैं, स्लेजिंग, नस्लवादी टिप्पणियां आदि प्रमुख अनैतिक गतिविधियां हैं। अब इन्हें रोकने के लिए क्या करें? तो रोकने हैं तो चाहिए कि उचित खेल नैतिक की संहिता, मतलब एक बढ़िया सी डायरी हो जो लिखा हो कि आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं, कौन से मॉरलिटी है, जो मोरल ड्यूटी आपकी रहेगी, ये सब पता हो।
नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ बस किताब दे दी, पढ़ा दी, ठीक है। प्रशिक्षण भी हो कि आपने सही से समझा है कि नहीं उसको। मेसी हो गए, रूनी हो गए, धोनी जैसे खिलाड़ियों के उदाहरण स्थापित किए जाए, यानी जो बढ़िया काम कर रहे हैं उन खिलाड़ियों के बारे में बताया जाए कि देखो इससे लोग ही हुए हैं, आप इनके कर कदमों में चलिएगा। बी नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मीडिया एथिक्स से आप क्या समझते हैं? तो पहले तो मीडिया एथिक्स बता देना है, ठीक है। वर्तमान में मीडिया एथिक्स की स्थिति का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिसाइज भी करना है, मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बताना है, बुरा भी बताना है उसकी बुराई। तो ये सब हम 150 वर्ड्स में लिखना होता है, तो 150 वर्ड्स में कर रहे हैं। मीडिया के सभी उपादान, सभी मतलब प्रिंट मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, इंटरनेट मीडिया भी, सबका द्वारा सामाजिक हित के लिए अपनाए जाने वाले नैतिक प्रतिमानों को मीडिया एथिक्स कहते हैं, ठीक है। मीडिया एथिक्स जो उनको फॉलो करने चाहिए, वह राजनीति में तटस्थता होनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि फलाने सत्ता पक्ष के हैं और फलाने विपक्ष के हैं। आपके भी दिमाग में आ गए होंगे वो चेहरे, जिसे सत्ता पक्ष के माना जाता है और जिन्हें विपक्ष का समर्थक माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, तो इसका मतलब है आपको तटस्थ रहना चाहिए। सत्ता अगर बढ़िया कर रही है तो उसकी तारीफ करो कि देखो ये काम बढ़िया हुआ है, और अच्छा नहीं कर रही है तो उसकी बुराई करो कि देखो ये काम बढ़िया नहीं हुआ। सेम विपक्ष के लिए, अगर विपक्ष खाली बकवास कर रहा है, खाली परेशान कर रहा है, संसद नहीं चलने दे रहा, तो आप उसकी आलोचना करो। और अगर वह बढ़िया काम उठा रहा है, जो सही मुद्दा है वह उठा रहा है, तो आप उसके बात को जोर शोर से उठाओ। तो तटस्थ आपको रहना आवश्यक है। किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी जांच कर लो। जो ये क्वेश्चन मार्क लगा के या सूत्रों के हवाले से खबर चल रही होती हैं, तो ये कितना गलत है। मतलब आप मतलब इस समय कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मैंने तो देखा ही नहीं न्यूज चैनल, कई वर्षों से न्यूज चैनल देखने लायक बचे ही नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो इससे बढ़िया तो जो यूट्यूब है उस पर कुछ लोग हैं जो बढ़िया से एनालाइज करके आप तक चीजें पहुंचा देते हैं, वो लोग देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है न्यूज चैनल वाले तो क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ भी बता देंगे, एक्सक्लामेटरी मार्क लगा के कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी चला देते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे चीजें होती हैं। भेदभाव पूर्ण एवं पूर्वाग्रह युक्त खबरों का प्रकाशन न करना। पहले से ही हमें पूर्वाग्रह है कि ये व्यक्ति तो ठीक नहीं ही है। जैसे हमारे घर में होता था, मैं लोगों को लगता था मैं बहुत खाता हूँ चीजें, कि बिस्कुट रखे खा लिया, नमकीन रखे खा ली, लड्डू रखा कहीं खा लिया। एक दिन हमारे यहाँ मिठाई गायब हो गई। अब लोगों को तो पता है यही खाया होगा। मुझे पकड़ा गया, भाई तूने खाई? मैंने कहा मैंने तो नहीं खाई। मुझे भी चक्कर में पड़ गया, खाई किसने मेरे अलावा? तो मेरी ठीक ठाक से पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन हाँ डांट वाट हुई। बात को पता चला छोटे भाई ने खाई थी, उसे भूख लगी थी। अब ये लोगों के मन में क्या था? पूर्वाग्रह था। कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई भी चीज है, तो पूर्वाग्रह से युक्त ना हो। आप उस घटना को देखो, उसकी बारीकियों को समझो, फिर आप ऐसे आप जब अधिकारी बनेंगे आपको भी ये समझाया जाएगा कि अगर पूर्वाग्रह है उसे बाहर रखो, जो तर्क है, जो सबूत है, उसके आधार पर फैसला लो। और भेदभावपूर्ण तो वही कि आप किसी एक पक्ष में नहीं बोलेंगे। खबरों की वस्तुनिष्ठता बनाए रखना, वही सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ भी ना पढ़ो उसको। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भड़काऊ खबरों का प्रसारण न करना। आप न्यूज चैनल 1 घंटे देख लीजिए, आपका दिमाग ऐसी तैसी हो जाएगी। आप कितना चिल्ला चिल्ला के ये कर देंगे, वो कर देंगे, शांत रहो, ये वो, तो मतलब हद है भाई। तो भड़काऊ खबरें, इस पे अमल हो रहा है क्या? वर्तमान में मीडिया एथिक्स के प्रतिमानों का संकट पैदा हो गया है, जिसकी वानगी इस प्रकार है। देखो, पैड न्यूज का कल्चर, पता ही नहीं चलेगा कौन सी पैड न्यूज है, कौन सी सही में न्यूज है। पैड न्यूज की घटनाएं चुनावों के दौरान, सिंपल कि आपको एक ही पार्टी का सब दिख रहा है, क्यों? उन्होंने पैसे ज्यादा दे दिए, मेरे बारे में ही चीजें बतानी है। तो ऐसे भी कुछ न्यूज चैनल हो सकते हैं। न्यूज चैनलों अखबारों की राजनीतिक झुकाव, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो फंडिंग लेता ही है। जिधर से आपके पास फंडिंग आएगी, जिधर से आपके पास विज्ञापन आएंगे, कहा भी जाता है कि विज्ञापन फलाना बहुत दे रहा है, उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज को चलने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे भी कुछ न्यूज चैनल होते हैं। सोशल मीडिया में चल रहे घृणित दृश्य, भड़काऊ भाषण, फेक न्यूज, हेट स्पीच, जो सामाजिक सौहार्द को नष्ट करे। आप हाल हाल फिलहाल में देखते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण होते ही रहते हैं, फेक न्यूज, कई
बढ़िया बड़े बड़े चैनल नंबर एक बताने वाले भी फेक न्यूज चला देते हैं, बात को अपोलाइज होते हैं कि भाई माफ करना, सूत्रों के हवाले से थी, तो सूत्रों के नाम से बहुत कुछ परोसा जा रहा है। और ये हर समय मुद्दा जो एथिक्स है, सोशल मीडिया एथिक्स भी हो सकता है, मीडिया एथिक्स भी आ सकता है, ये हमेशा से एवरग्रीन मुद्दा है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। येलो न्यूज, मीडिया ट्रायल जैसे मुद्दे, मत परिवर्तन, निजता का उल्लंघन, स्टिंग ऑपरेशन के मुद्दे, जैसे उस समय कैम्ब्रिज एनालिटिका का हालिया मुद्दा था। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ मिला के आंसर लिखना है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में मीडिया एथिक्स की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देखो इन्होंने क्रिटिसाइज भी कर दिया, क्योंकि हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना था। अगर वहाँ एनालाइज लिखा होता तो हम किसी और तरीके से आंसर लिखते, हम मतलब रवि जी, सिहाग जी, ठीक है। तो क्या वर्ड यूज किया जा रहा है वहाँ, एग्जामिन करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो या एनालाइज करो, उस पर डिपेंड करता है हमारा आंसर क्या होगा। इस हेतु व्यापक आचार संहिता का निर्माण करना, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों का सहयोग लेना, फेसबुक गूगल जैसी कंपनियों का सहयोग लेना, सामाजिक नियंत्रण मीडिया पर आज कोई भी माइक लेकर भी इस पे यूट्यूब पर आजकल तो कोई भी माइक लेकर चल देता है कि भाई हम तो पत्रकार हैं। आजकल हमारे गांव में आसपास देखो पत्रकार इतने पैदा हो गए हैं कि मतलब कुछ कहने को नहीं। हमें ये नहीं समझ में आता पत्रकार की कोई डिग्री भी होती है कि नहीं। कल वो लड़का घूम रहा था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहा था, आज वो पत्रकार है फलानी न्यूज का। आजकल इतने ज्यादा पत्रकार, इतने ज्यादा न्यूज चैनल बन गए हैं ना कि समझ नहीं आता कौन असली पत्रकार है कौन नकली। हमारे घर के आसपास मैं गांव में देखता हूँ कि फलाने क्या कर रहे हैं, वो तो पत्रकार हो गए। चलिए, अब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, सेक्शन ए। आज हमें सेक्शन बी शुरुआत करनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केस स्टडी होती है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूर पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है चीजें, देखना। केस स्टडी होती है, आपके लिए पहली बार होगा, और ये आप करिए, भले अपने अलग से डाउनलोड करके पढ़िए लेकिन करिए। कॉपर टॉपर्स कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको सीख मिलेगी। कई लोग इतने वर्षों से, सॉरी इतने दिनों से, मैं 4 5 6 7 8 लेक्चर हो गए होंगे करा रहे हैं, लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। आप देखिए कि बहुत ज्यादा बढ़िया व्यूज है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कॉपियां एक नई कदम नहीं, 4 कदम नहीं, 8 10 कदम आपको दूसरों से आगे कर देंगी। इंग्लिश मीडियम वाले यही करते हैं, बहुत पढ़ते हैं वो, ठीक है। कोई दोस्त वगैरह हो तो उससे भी शेयर कर दो कि तो देखो कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। प्रकाश झा बाढ़ से प्रभावित राज्य में सहायता आयुक्त हैं। एक प्रकाश झा नामक व्यक्ति हैं, वो क्या है, सहायता आयुक्त। बाढ़ के बारे में चर्चा की गई है। राज्य में अधिक वर्षा होने पर जलभराव के कारण ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, जिससे बोई हुई फसलें पानी में डूब जाती हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने इस आपदा को लाभ कमाने का अनैतिक धंधा भी बना दिया है। जितनी अच्छे से केस स्टडी पढ़ोगे उतना अच्छे से चीजें बढ़िया होंगी, ठीक है। जैसे ही बाढ़ की खबरें अखबारों में छपती हैं और टेलीविजनों पर प्रसारित होती हैं, प्रभावित जिलों में पटवारियों के कार्यालयों में बाढ़ राहत हेतु अनुरोधों की बाढ़ आ जाती है। सब जानते हैं पटवारी गांव में होते हैं, ठीक है, वहां जो राहत हेतु अनुरोध है वह बढ़ जाते हैं। यदि किसी गांव का 10% भूभाग भी प्रभावित हुआ है, इसमें भी 95 से 99% लोग बाढ़ राहत के लिए आवेदन दे देते हैं। मतलब नुकसान कम ही लोगों का हुआ, लेकिन पता है उस गांव में बाढ़ आई थी, सब आवेदन कर देते हैं कि भगवती भाई हमारा इतना गन्ना चला गया, भाई हमारा इतना धान चला गया, भैया हमारी इतनी गेहूं चले गए, सब आ जाते हैं। सर्वाधिक दयनीय स्थिति यह है कि हानियों का सर्वेक्षण केवल कागजों पर ही किया जा रहा है और वहां जाकर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कागजों पर ही लिखा के भेज दिया जा रहा है कि इनका इतना नुकसान हुआ, उनका इतना नुकसान हुआ। पंचायत के कर्मचारी व गांव के दबंग लोग सर्वेक्षण दल को वही सब लिखने के लिए दबाव डालते हैं जो वे कहते हैं, और वही बताएंगे कि आप कितना किसका नुकसान हुआ, कितना लिखोगे। तो वही बताते हैं कि फलाने का इतना नुकसान लिख दो, धमाके का उतना लिख दो, और उन सबसे कहीं ना कहीं पैसा ले भी लेते हैं कि हाँ आपका इतना नुकसान तभी लिखवाऊंगा जब इतना आप मुझे भी दोगे। तो ऐसी चीजें गांव में चलती रहती हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब प्रकाश झा को अगले सप्ताह में भारी वर्षा की अग्रिम सूचना मिली और वे इस दुविधा में है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें या भारी विरोध के होते हुए भी राहत कार्य में कुछ मूलभूत सुधार करें। तो अब उनके दिमाग में ये चल रही है चीजें। अगर आप प्रकाश झा की जगह होते तो आप इस समस्या के संबंध में क्या निर्णय लेते, उपयुक्त समस्या का समाधान किस प्रकार करते,
विश्लेषण सहित उत्तर देना है 250 शब्दों में। ऐसी स्टडी आएगी केस स्टडी, और उस पर आपको जो भी नीचे लिखा होगा एग्जामिन करो क्या करो वह आपको वहां पे लिखना होगा। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी भी होते हैं और सबसे ज्यादा कठिन भी होते हैं, क्योंकि अब आपको चीजें बतानी है कि मैं क्या चुनता, क्यों चुनता, कैसे चुनता, सब चीजें, ठीक है। इसीलिए मैंने उस दिन जब पहला वीडियो पढ़ाया था तब मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई थी केस स्टडी की कि आपके पिताजी अस्पताल में है और आप ड्यूटी पे हैं और आपको एक जगह ऐसी जगह जाना है जहाँ बहुत जरूरी जाना है, आप कहाँ जाएंगे। तो वैसे ही कुछ केस स्टडी में होता है। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत केस अध्ययन इस बात का गवाह है कि किस प्रकार किसी सरकारी योजना का उसके मूल उद्देश्यों के विपरीत व्यक्ति स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अन्य समस्या वितरण के लक्ष्यों को लेकर भी है। तो सबसे पहले उन्होंने मेन क्या समस्या वो बता दी। अब इन्होंने बढ़िया से ये डायग्राम टाइप बना दिया कि क्या क्या समस्या है। तो हितधारकों को क्या समस्या है, या हितधारक कौन है। पहली बात तो हितधारक मतलब कौन कौन लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन से उस घटना से जुड़ा कौन कौन है। तो आपको पता है ग्रामीण किसान तो जुड़े हुए हैं, बाढ़ पीड़ित जुड़े हुए हैं, प्रशासन पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, पटवारी जुड़ा हुआ है, और वो दबंग लोग जो किसका कितना लिखना है वो लिखवा रहे हैं। अब समस्याएं क्या क्या है ऐसे ही आपको लिखना है। तो पहली तो कागजी आकलन हो रहा है, वह समस्या है कागजी आकलन ना हो, ग्राउंड पे हो। ग्रामीण असमानता दूसरी समस्या है। योजना के उचित क्रियान्वयन की भी समस्या है कि किसको कितना मिले, क्या जिसको जितना नुकसान हुआ उतना उसको मिलेगा, कि जिसका नुकसान ही नहीं हुआ वही सब लोग अपने नाम लिखवा के और चले जाएंगे। अब दुविधा क्या है, दुविधा आपको लिखनी है। परिणाम बनाम सार, ये दुविधा है। मूल्य कौन कौन से इसमें आ रहे हैं, कौन कौन से मूल्य आ रहे हैं। तो सत्यनिष्ठा की भी परीक्षा आपकी होनी है, यहाँ संवेदना भी दिखानी है कि भाई जिनका नुकसान हुआ उनको राहत मिलनी चाहिए, उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि जिनकी नुकसान नहीं हुआ है, जो नंबर 2 का पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनको नहीं भी देना है। तो ये संवेदना वाली भी दुविधा है। दृढ़ता, आपको वहाँ जो दबंग लोग हैं वो आपको धमका रहे हैं तो आपको वहाँ दृढ़ता से काम करना होगा। और दूसरा सेवा भावना, आपको सेवा भावना के तहत उनकी जो गरीब आए हैं उनकी बातों को सुनना भी होगा और समझना भी होगा। अब दरअसल उपयुक्त सारी प्रक्रिया में 2 विकल्प हैं, 2 विकल्प ही होंगे अधिकतर, आपको नहीं है तो 2 विकल्प बनाने हैं कि ये है ये है। अब मैं ऐसा चुनूंगा, क्यों चुनूंगा, इसलिए चुनूंगा, समझ रहे हो, ऐसा करना है कि समझ। पहले क्या करना है केस स्टडी में, ये 4 पॉइंट लिखने ही है। हितधारक कौन से हैं, समस्या क्या है, दुविधा क्या है, और कौन से मूल्य उसमें आपके आड़े हाथ आ रहे हैं, कौन से मूल्य यूज होंगे, ठीक है। फिर बताना है कितनी विकल्प हैं, ज्यादातर 2 ही विकल्प होते हैं। अब उसमें से आपको एक चुनना है और क्यों चुन रहे हैं ऐसा बताना होता है। चलिए पहला तो विकल्प क्या है, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। अब इसके पक्ष विपक्ष में क्या होगा, चल रहा है चलने दो से पक्ष में क्या है, समस्या का तात्कालिक समाधान हो जाए, कोई टेंशन नहीं, जैसा चल रहा था चल रहा है, हमने समाधान कर लिया, बेवजह की उलझन नहीं होगी आपको। और जो कुछ लोग हैं जिन्हें लाभ तो मिलेगा ही कम से कम, अगर हम ना जाए वहां, ना राहत सामग्री बांटे तो किसी को नहीं मिलेगी, ऐसे कम से कम कुछ लोगों को तो मिलेगी। अब विपक्ष में क्या है, उचित लक्ष्यों का अभाव, जो लक्ष्य हैं उनका अभाव है कि किनको कितना नुकसान हुआ। प्रशासन में दबंगों का दखल बढ़ेगा। अब एक बार प्रशासन के सामने दबंग मजबूत हो जाएंगे कि ये तो मान ली बात इसने, अब दूसरी बार वो फिर आएंगे कि बात मानो। अब उन्हें लगेगा कि हम ही सब कुछ है, प्रशासन तो कुछ है ही नहीं, जिसके पास चले जाते हैं वो हमारी बात मानता है। कार्य संस्कृति प्रभावित हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये दोनों हो गए। अब दूसरा विकल्प क्या है, कागजी आकलन विद्यमान रहेगा, ये भी विपक्ष में है। इस परिस्थिति में विरोध को शांत करने के साथ साथ वर्तमान व्यवस्था में भिन्न सुधार करूंगा। अब अगर ये विकल्प अपनाऊं तो क्या सुधार करूंगा, देखो, सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो पर्यवेक्षण अधिकारियों को भेजूंगा, यह भी सुनिश्चित करूंगा कि उसके फोटो आदि भी खींचे जाएं बाढ़ के पहले के, पहले क्या स्थिति थी, बाद को क्या स्थिति है, क्योंकि पता तो तभी चलेगा ना, पहले क्या स्थिति थी फोटो खींचे हैं, बाढ़ आई उसके बाद तब पता फोटो खींचो तो समझ में आ जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ। दूसरे स्तर पर बाढ़ आने से पहले ही सभी स्तरों पर पूर्व चेतावनी का भी उपाय करने का प्रयास करूंगा। पहले ही ऐसा कुछ करूंगा जिससे बाढ़ आए ही ना, या आए तो कम आए।
पटवारी व सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को वस्तुनिष्ठता का पालन का निर्देश दूंगा। जो हमें निर्देश दिए गए हैं कि भैया एथिक्स मान के चलो, हम नीचे भी बता देंगे कि भैया एथिक्स समझो। जहां तक दबंगों के दबाव की बात है, तो इस काम को निरीक्षकों के साथ पुलिस को भेजकर निदान किया जा सकता है, पुलिस को बुलाया जा सकता है। अब आगे आप कह सकते हो पुलिस भी मिली हो तो, हाँ, तो आपको यहाँ से निकलना है, पहले तो लिख कर आप पुलिस का नाम डालो और निकलो, क्योंकि आपको वहाँ कंडीशन अलग होगी, यहाँ बस लिखना है। यहाँ कोई तुमसे पूछने नहीं आ रहा बात को, भैया पुलिस, अगर पुलिस भी मिली हुई तो यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट लिखकर और आगे बढ़ना है, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में आएगा पुलिस भी मिली हुई तो। निरीक्षण की तकनीकें, जैसे उपग्रह, सैटेलाइट, आप जानते हैं, उनके द्वारा आप पर्यवेक्षण करो तो कौन क्या कर लेगा, दबंग उबंग वहां थोड़ी पहुंच पाएंगे। आकलन हेतु कागजी कार्रवाई न करके भौतिक आकलन, इसे ड्रोन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाढ़ है, लोग कहेंगे बाढ़ अगर आ गई तो फोटो कैसे खींचोगे, आप ड्रोन का इस्तेमाल कर लो। सभी निरीक्षक अधिकारियों, पटवारियों की आकस्मिक निरीक्षण व वास्तविक धरातल से आंकड़ों का मिलान किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक दो लोगों से करो, फिर मिलान भी कर लो। इन सभी उपायों से सुनिश्चित करूंगा कि व्यवस्थावार कार्य संस्कृत उचित हो, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे प्रावधानों का भी लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो इन्होंने एक ही विकल्प लिखा है, दो विकल्प थे हालांकि। दरअसल उपयुक्त सारी प्रक्रिया में दो विकल्प हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एक ही विकल्प लिखा है, एक ही विकल्प को उन्होंने बता दिया कि वो क्या करेंगे। हालांकि ऐसा भी कर सकते हैं, दो विकल्प हो सकते हैं कि ऐसा कहीं भी कर सकता हूँ, वैसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं कैसा करूंगा, ठीक है। तो कई तरीके से लिखा जा सकता है, पहला था। अब एक और देख लेते हैं जिससे आपको और आइडिया हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा होगा। आप किसी पिछड़े हुए गांव में डॉक्टर हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य वालों को कौन सी चीज याद आई, कौन सी कविता, कहानी, उपन्यास कौन सी है जो याद आई पिछड़े हुए गांव में डॉक्टर से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं हिंदी साहित्य कितना पढ़ते हो। आप किसी पिछड़े हुए गांव में डॉक्टर हैं, आपको सरकारी फेलोशिप मिली थी ताकि आप अपनी पढ़ाई को विदेश में जारी रख सकें, लेकिन आपने पिछड़े गांव के लोगों की सेवा करने का रास्ता चुना, ठीक है। तो एक व्यक्ति था, मान लो आप ही आप थे, आपको डॉक्टर बन गए पिछड़े हुए गांव में, लेकिन आपको एक सरकारी फेलोशिप मिली थी जिससे आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि मैं पिछड़े गांव में जाकर सेवा करूंगा। आपको पता चलता है गांव में हर साल महामारी आती है, ठीक है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः आपने इस महामारी से निपटने के लिए एक नई दवाई का निर्माण किया है, आपने दवाई का निर्माण कर लिया ताकि एक भी व्यक्ति की जान ना जा सके। किंतु यह गांव रूढ़िवादी और परंपराओं से बना हुआ है, पुराना जो गांव है उसे परंपराएं, रूढ़िवादी और बिल्कुल वही सही है, रिजिड। गांव के व्यक्ति आपकी दवाओं का उपयोग करने से मना कर देते हैं, हमें करानी ही नहीं दवाई, जबकि इन दवाओं का उपयोग इनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तथा सही, ताकि महामारी से बच सके। तो ये आपको मुद्दा समझ में आ गया कि आप डॉक्टर हैं, आपने दवाई बना ली, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि हमें दवाई ववाई पे भरोसा नहीं है, हम अपना वही जो देसी इलाज है वही करते रहेंगे, और आपको दवाओं का उपयोग इनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ये भी पता है, और महामारी से आप बचा सकते हैं अगर ये दवाई खिला दी जाए, ठीक है। आपको कौन सी कहानी याद आ रही हिंदी साहित्य वाली? प्रस्तुत केस यह उदाहरण पेश करता है कि किस प्रकार रूढ़ियां एवं परंपराएं व्यक्ति को यथास्थितिवादी बना देती हैं। यथास्थितिवादी का मतलब क्या है, चेंज नहीं करना है अपने दिमाग को, जो है वही, नवाचारों व नए आविष्कारों के प्रति तरस्त ला देती है। तो ये बता दिया कि कहानी कह क्या रही है मेनली। उपयुक्त स्थिति में मैं, क्यों, क्योंकि वहां एग्जाम्पल में क्या कह रहा, सॉरी केस स्टडी में क्या कह रहा था, आप हैं डॉक्टर, तो यहाँ यूज क्या किया गया, मैं। अगर कह देता राजा एक डॉक्टर है उसके बारे में, तो मैं यहाँ क्या लगता है, उपयुक्त स्थिति में राजा निर्णय ले, ठीक है, ऐसा कुछ करता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार हम पढ़ते पढ़ते समझ जाते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा गया, लेकिन अब हम लिखते हैं ना तो मैं धीरे धीरे करते हुए मैं पे आ जाता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं, फिर याद आता है कहते मैं नहीं, इसका नाम दिया है प्रकाश झा या राज या रमेश, जो भी। मैं निर्णय तो यही लूंगा कि किसी भी स्थिति में महामारी से गांव वालों की जान बचा सकूं। अब आपको लगेगा इतना आसान तो है यार, हम भी तो ऐसे ही लिखते हैं, ये मैं भी यही लिखता, लेकिन चीजें जब 20 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, जब 4000 शब्द एक साथ लिखने होते हैं 3 घंटे में स्पीड के साथ, तो वहां दिक्कत होती है, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लगता है मैं भी तो यही लिखूंगा कि मैं गांव वालों की जान बचाऊंगा, या मेरा कर्तव्य केवल दवा बनाना ना होगा, बीमारियों से रक्षा करना है। तो दवा तो बना ली, अब मैं उनको खिलाऊंगा भी। इस कारण मैं निम्न स्तर पर कार्य करूंगा। क्या क्या? ग्रामीण स्तर पर पहली बात क्या काम करूंगा, गांव वालों के प्रतिनिधि या सरपंच से बात करें, उससे समझाऊंगा। यहाँ पे एक शब्द और लिख सकते हैं, जिसकी गांव में चलती हो, जिसकी इज्जत करते हो, क्योंकि गांव में कई बार एक दो ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनका पूरी बात गांव वाले मानते हैं। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी, कि वो कह दिए तो सब मान लिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे, मैं बस उन व्यक्ति को पकड़ूंगा, समझाऊंगा, और वह समझ गए तो सबको समझा देंगे। 5,500 लोगों को समझाने से बेहतर है एक व्यक्ति को समझाओ जिसकी बात सब मानते हो। तभी इन्होंने प्रतिनिधि या सरपंच की बात की है। यदि आप दवाओं को वितरित करवा देते हैं तो यह आपके पद के अनुकूल है, क्योंकि सरपंच होने के नाते ग्रामीण स्वास्थ्य की रक्षा दायित्व है। उनको दायित्व का की बात करूंगा कि आप दायित्व, ऐसा करने से गांव वालों का भरोसा आप पर मजबूत होगा। आगामी यानी उन पे थोड़ा सा समझाएंगे, देखो अगर ऐसा करोगे तो आपका फायदा होगा, अगली बार चुनाव जीत सकते हो। स्वस्थ समाज, स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ विकास है। मतलब अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताएंगे, बच्चों के हालात के बारे में बताकर उनकी भावनाओं को इमोशनली भी उन्हें थोड़ा सा पिंच करूंगा कि भाई, साथ ही उसे अपनी दवा के सारे प्रभावित प्रयोगों की जानकारी दूंगा। अन्य व्यक्ति मुक्त किया गया है, मतलब ये बताऊंगा कि ये दवाई ऐसी वैसी नहीं है, मैंने पूरे अच्छे से रिसर्च की है, देखो इन पे रिसर्च की, इन पे रिसर्च की, पॉजिटिव चीजें आई हैं तभी हम यहाँ लाए हैं। ऐसा ही प्रयास ग्रामीण सभा बुलाकर किया जा सकता है। ठीक है, जो समझदार लोग हैं उनकी एक सभा बुला लो, उन्हें समझा दो, उन्हें समझ में आए तो फिर पूरे गांव को बुला लो। गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि वह उसी गांव की है और वह सरकारी भी है या कोई समझदार है, उनकी भी मदद ली जा सकती है। अब ये आपको सोचना है भाई कि मैं किसे क्या लिखना है। अब आप सोचो कि कैसे कैसे चीजें सोच के आपको लिखनी है। यूपीएससी सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, यूपीएससी आपके दिमाग को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि तुरंत दिमाग में आंसर आना चाहिए, तुरंत दिमाग उस लेवल का सोच सके। अगर आप थिंकिंग प्रोसेस मजबूत नहीं कर रहे हो, छोड़ दो यूपीएससी, आपकी बस की नहीं है सच में। आप सोचो क्या क्या लिखना पड़ता है, एक सुबह पेपर होता है, एक दोपहर में पेपर होता है, इतना सब कुछ लिखना पड़ता है, तुरंत सोचना पड़ता है, स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, राइटिंग संभालनी पड़ती है, आसान नहीं है। अब राज्य के स्तर पे मैं क्या करूंगा, गांव के स्तर पे बता दिया, अब राज्य के स्तर पे मतलब रवि सिहाग जी, मैं अपने उच्चाधिकारियों से बात करूंगा कि वे राज्य के अधिकारियों के सहयोग से गांव में जागरूकता अभियान चलाए। मतलब सरकार की भी हस्तक्षेप करा सकता हूँ, क्योंकि सरकार की बात आदमी ज्यादा सुनता है। मैं एक लड़का हूँ, मेरी बात क्यों सुनेगा कोई? ठीक है, जब कोई अथॉरिटी कहती है तो बात सुनी जाती है। किसी प्रगतिशील धार्मिक नेता का सहारा लिया जाए, क्योंकि उसकी बातों का विश्वास जल्दी करेंगे। अब वही धार्मिक नेता का मतलब वही मैंने बताया जिसको मानते हैं। धार्मिक नेता हो सकता है, राजनीतिक इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या कोई ऐसे ही बहुत इज्जतदार, बहुत ईमानदार ऐसे व्यक्ति होते हैं, या कोई स्वतंत्रता सेनानी पुराना है तो उसकी बहुत इज्जत करते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को बुला सकता हूँ। दवा लेने पर एक बारगी कुछ प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि अगर दवाई के साथ एक चॉकलेट भी देने लगे ना, तो लोग दवाई लेने आ जाएंगे कि भैया दे दो दवाई, कुछ भी फ्री में मिले, फ्री में मिलना चाहिए। कि वो टी शर्ट है, टी शर्ट के साथ एक रुमाल मिल रहा है, अरे भाई फ्री में मिल रहा है ले लो। तो वही जो जनता में है उसी का लाभ उठाओ और उनको फायदा दिलाओ। हालांकि इससे खर्च बढ़ सकता है, लेकिन वही है ना, संविधान का अनुच्छेद 21, अब 21 भी ले आए हैं कि रक्षा ग्रामीण के जीवन के अधिकार प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन जान तो बच जाएगी। अन्य स्तर पे क्या करूंगा, गांव और राज्य बता दिया। अन्य गांव के सरपंचों से संपर्क करना, अन्य आसपास के गांव हैं उनके सरपंच अगर समझदार हैं तो उनसे बात करके यहाँ के सरपंच को समझाना। विद्यालयों के शिक्षक, प्रगतिशील बच्चे, कुछ शिक्षक होते हैं बहुत समझदार होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे आप। इन सभी प्रयासों से उम्मीद है कि गांव वालों को राजी करने में सफल हो जाऊंगा। ठीक है, समझ गए? मन होता है बस पढ़ते रहो, क्योंकि कितना अच्छा लिखा है। अब देखो तीसरा, एक और कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं आपको। आप एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी इतनी आर्थिक मदद नहीं मिलती है कि जिससे आप अपनी तथा परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, आप पेशेवर खिलाड़ी हैं, आपको इतनी मदद नहीं मिलती कि आप अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। आज के आईपीएल खिलाड़ियों वाली की तरह नहीं कि एक बार आईपीएल में एंट्री हो गई बस मौजे मौजा टाइप। ठीक है, कुछ लोगों की
इसका नकारात्मक प्रभाव आपके प्रदर्शन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अब आप परिवार भी देखना है तो पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जो मेरे दोस्त ऐसे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, और जॉब भी कर रहे हैं या कहीं होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कई लोग आप में से होम ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, मुझे पता है। तो अब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आधा टाइम तो वहीं जाता है, ठीक है? तो आपके अंदर भी दुविधा है ना कि ये छोड़ो तो खर्चा कैसे चलेगा, ये छोड़ो तो फिर जीवन कैसे चलेगा, समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ कुछ है। इसी क्रम में आपको विपक्षी टीम के प्रशासकों द्वारा फिक्सिंग में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को टारगेट किया जाता है जिसको पैसे की जरूरत हो, ठीक है? आपके परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। आपके फिक्सिंग में सम्मिलित होने पर एक तरह आपके परिवार के जीवन स्तर में सुधार होगा, वहीं दूसरी तरफ आपके प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। मतलब आपका भी प्रदर्शन सुधर जाएगा और परिवार तो सुधर ही जाएगा। आप एक खिलाड़ी के तौर पर नई उपलब्धियों को पा सकते हैं। अब देखो इसने फंसाया क्या, सिंपल से एक लाइन में अगर समझा जाए कि आप खिलाड़ी हैं, आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप अपने परिवार को बढ़िया सी जिंदगी दे सकते हो, और अपनी भी जो चीजें होती है ना, ये कुछ खेल खेलते हैं तो उसपे उस पर भी पैसा खर्च होता है, वह भी आप कर सकते हो, बेटर बन सकते हो। पहला हो गया। दूसरा, आप ड्यूटी निभा सकते हो कि भैया मुझे नहीं करनी, परिवार भले जैसा जी रहा है जीने दो, मैं कुछ और करके कमा लूंगा, ये नहीं करूंगा, ठीक है? उपयुक्त प्रकरण में आपके समक्ष कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है, प्रत्येक विकल्प को गुण दोषों को उल्लेखित कीजिए, ठीक है? समुचित निष्कर्ष दीजिए। तो आपके पास विकल्प दो हैं और उनमें से गुण दोष बता दो, और आप कौन सा चुनोगे ये बता दो। नियम बना परिणाम के द्वंद्व को धारण करती या केस स्टडी यह बताती है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी नैतिकता का पालन कैसे किया जाए, कैसे विभिन्न प्रकार के अभाव व्यक्ति को अनैतिक मार्ग अपनाने की ओर आकर्षित करते हैं। आप कई ऐसे पुलिस वालों को जानते हैं जिन्होंने अपने परिवार के व्यक्ति को ही जेल में डाला है, क्योंकि उनके लिए ड्यूटी महत्वपूर्ण है। गलत मतलब गलत, फिर चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, ठीक है? उपयुक्त परिस्थिति में मेरे पास निम्न विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? पहली तो मैच फिक्सिंग में शामिल हो जाऊं, तो इससे लाभ क्या होगा? परिवार सुधर गया, धन का प्रयोग अपने प्रदर्शन हेतु, मतलब हम भी सुधर गए, परिवार भी सुधर गया, ये लाभ है। अब हानि क्या होगी? लाभ को सतत बनाए नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि इतना रुपया देंगे एक बार में तो खत्म होगा ही, और वैसे भी इन टाइप से जो रुपया आता है ना बहुत जल्दी खत्म होता है, आप जानते हैं, कहीं ना कहीं देखा ही होगा मूवी वगैरह में। पकड़े जाने पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, फिर तो परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? ऐसे कुछ तो कर रहा हूँ, और परिवार वालों की नाक कटेगी बालक, बेइज्जती होगी बालक, ये सब लिख सकते हैं। पकड़े जाने पर भय मेरे प्रदर्शन में गिरावट भी ला सकता है। दूसरी तरफ आपने अगर चोरी कर ली, मान लो फिक्सिंग कर ली, रुपया ले लिया, तो हर समय आपके दिमाग में एक द्वंद रहेगा कि यार गलत किया मैंने, गलत किया। और कई बार ऐसा बैठ जाता है ना दिमाग के अंदर कि वो आपकी जान भी ले लेता है कि नहीं मैंने गद्दारी की। पर ये सब बहुत ही ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है? तो इससे आपकी जो नकारात्मकता है वह भी आएगी, आपके प्रदर्शन में गिरावट भी हो सकती है। अब दूसरा है कोई प्रतिक्रिया ना दूं, दूसरा विकल्प ये है। इससे लाभ क्या होगा? मैच फिक्सिंग के दंड के भय से मुक्ति मिल जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं होगी, सुकून से मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, मानसिक शांति, वही जो मैंने बोला, टेंशन ही नहीं है। हानि क्या होगी? खेल की साख के लिए ऐसे तथ्यों को दंडित करना जरूरी है। कोई निर्णय, अब कोई प्रतिक्रिया ना दूं मतलब उसको मैंने पकड़वाया भी नहीं कि देखो ये रिश्वत दे रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हानि तो यही होगी ना, साख पर तुम नहीं किसी और को भी पकड़ लेगा, ठीक है? कोई निर्णय ना लेना मुझे द्वंद में रखेगा, और निर्णय नहीं लिया तो मैं ये भी खाता रहेगा दिमाग में कि उसको पकड़वा देता। अब वो किसी और को पकड़ लिया होगा, उसने कोई और फिक्सिंग कर चुका होगा, तो मुझे उसको पकड़वाना चाहिए था। तीसरा है ऊपरी अधिकारियों को शिकायत करूंगा कि ये फिक्सिंग कर रहा था। अब इससे लाभ क्या होगा? लाभ भाई खेल की साख मजबूत होगी, तुम्हारा मानसिक द्वंद नहीं रहेगा, बल्कि आपको शांति मिलेगी कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया, किसी भी प्रकार से भय से मुक्ति होगी, ठीक है? हानि क्या होगी इससे? और यहाँ एक दो और लिख सकते हैं कि आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, भाई देखो कितना बढ़िया आदमी है। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नहीं होगी, वहां की वहीं रहेगी, और आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि अगर ले लेता सब कुछ सही हो जाता, स्वयं जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं, धन की समस्या थी, चल रही है। अब मैं क्या विकल्प चुनूंगा? तो मैं तीसरा ही विकल्प चुनूंगा, आप भी वैसे चुनेंगे। क्यों चुनेंगे ये महत्वपूर्ण है, देखो क्यों चुनेंगे यही महत्वपूर्ण है। खेल वैश्विक है, जबकि मेरे स्वार्थ व्यक्तिगत। अपने निजी स्वार्थ हेतु यदि खेल की प्रतिष्ठा खत्म होती है तो दर्शकों का विश्वास खत्म, खेल का अस्तित्व खत्म, मेरा अस्तित्व खत्म।
ये बताया जाता है हमेशा भी एक क्रोनोलॉजी सेट की जाती है कि जब भी एक व्यक्ति की मौत और 1000 व्यक्तियों की मौत के बीच अंतर हो तो आप क्या करोगे? तो एक व्यक्ति को मरने देंगे जिससे 1000 व्यक्ति बच जाए। ऐसा कई बार बताया भी जाता है। आप जानते हैं कई बार पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ होती है, एक पुलिस वालों को आतंकवादी पकड़ लेते हैं, तो पुलिस वाला खुद जो पकड़ा होता है वो जानता है कि मुझे छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी, इससे बढ़िया मैं खुद को ही मार लूँ। तो वो लड़ता झगड़ता है, खुद को मार लेता है क्योंकि वो जानता है अगर मैं मर गया तो कई लोग बच जाएँगे। ऐसी कई बार चीज़ें आती हैं, तो यही बताया जाता है क्रोनोलॉजी में, व्यक्तिगत बात को है, देश पहले है, ठीक है? तो वही यहाँ लिखा है कि देश पहले है, देश की प्रतिष्ठा पहले है, खेल की प्रतिष्ठा पहले है क्योंकि उसमें बहुत लोग जुड़े हैं, वैश्विक है वो। हम तो व्यक्तिगत हैं, ठीक है? दूसरा क्या है, फिक्सिंग के लाभों को स्थायी व सतत नहीं बना सकता, आगामी कोई जांच होने पर भी पकड़ा भी जा सकता हो। यानी ये भी है कि ना कि आज नहीं तो कल कोई तो पकड़ा जाएगा, कहीं से तो शुरुआत होगी। आईपीएल वाली आप देखो, और उसमें कुछ ना कुछ हुआ, 2 साल के लिए बैन हुई, तो आपकी इज्जत भी घटती है और आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। तीसरा, हो सकता है मेरे विरोध करने पर मेरे सम्मान में वृद्धि हो, प्रायोजक प्रोत्साहन मिले, जो मैंने बोला आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हो सकता है कोई प्रोत्साहन दे दे सरकार कि देखो कितना बढ़िया काम किया है, खेल वाला कोई प्रोत्साहन दे दे कि 2 लाख का चेक बढ़िया काम किया है, तो वो भी हो सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति स्थायी नहीं है, बस तो चेंज मैं कर सकता हूँ थोड़ी मेहनत करके, लेकिन अगर मैंने एक बार ये काम कर लिया तो फिर दिक्कत होगी। यदि मैं मेहनत करूँ तो निश्चित रूप से प्रदर्शन में भी सुधार कर लूंगा, मैं परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार लूंगा, उसको कष्टों का निवारण कर लूंगा। परंतु साध्य की पवित्रता मेरे साधन की पवित्रता के साथ जरूरी है। अब देखो फिर यहाँ यूज कर लिया इन्होंने ये सब, भाई एक लाइन कितनी जगह आप यूज कर सकते हैं, आप पर है। अतः मैं उच्च अधिकारियों को शिकायत पर उपयुक्त जांच निवेदन करूंगा, ऐसी गतिविधियां रुक सकें, प्रतिष्ठा के साथ मेरी प्रतिष्ठा व सम्मान भी बना रहेगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर दिया हुआ, कैसा लगा क्लास कमेंट अवश्य करिएगा कि इंग्लिश की चाहिए या किस टॉपर की भी कॉपी चाहिए वो बताइएगा, मैं वो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। आगे की क्लास कल करूंगा कि थोड़ा थोड़ा डोज लो, रोज रोज लो, मजे से पढ़ो, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, मैं जानता हूँ। नोट डाउन भी करते रहिए जो नई चीजें मिल रही हैं। ठीक है, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।